हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीश फल्ले और स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं विपिन उंद्रे, जिन्होंने रिसेंटली नॉर्थ केप 4000, जो कि 4000 किलोमीटर का रेस है इन यूरोप, कम्प्लीटली अनसपोर्टेड वो कंप्लीट की है। एंड दैट टू उन्होंने केवल 20 दिनों से भी कम टाइम में इस रेस को कंप्लीट की है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज ये रेस एकदम रिमोट लोकेशन में एक तो होती है, ऊपर से एकदम विलेजेस और एलिवेशन काफ़ी है इस रेस में। तो इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे अपनी जर्नी के बारे में, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उनके न्यूट्रिशन, उनके ट्रेनिंग प्लान क्या था, उनका इक्विपमेंट क्या था। मुझे लगता है आप काफ़ी रिलेट करोगे इसको बिकॉज द इक्विपमेंट और the way he has done this race is very much possible for anyone who wants to do this in the upcoming future. So he shares all these secrets, all these tips and everything that you need to know if you want to do this race. And overall, if you don't want to do, even though you should listen to his inspiring journey. So stay tuned and enjoy the episode. The first question which I have for you, like, how are you? मतलब कैसे हो आप अभी, कैसे है आपका रिकवरी एंड अभी आप कहाँ पर हो, बता सकते हो क्या? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनिश फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये सेशन मैं खुद करना चाहता था, पर अच्छा हुआ कि मतलब कोई ना कोई मेरा साथ में मिल गया, मतलब आपसे सेशन करने का मज़ा ही अलग आएगा। तो Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ सबको। तो हाय Yes. एवरीवन, माय नेम इज़ बिपिन उंद्रे। मैं पुणे से हूँ, पुणे में रहता हूँ। एंड ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। एंड ये 9 ईयर्स से साइकिलिंग करते इस जर्नीज में मैंने ऑलमोस्ट कन्याकुमारी, कश्मीर, जम्मू, ले ऐसे बहुत सारे राइड्स किए थे। तो ऐसा कुछ था जो अलग से करना था। एंड ये नॉर्थ केप मुझे मिला था ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बैक, जब मैंने कन्याकुमारी कश्मीर किया था। तो तब से ये करना था। और मतलब प्लान कर रहा था कि जाऊंगा जाऊंगा, पर थोड़ा सा इश्यूज थे तो इसलिए फिर नहीं जा पाया था। तो ओके। इस साल में जाके ही आया ऑलमोस्ट। ग्रेट ग्रेट। तो मैंने भी आपके देखे काफ़ी सारे स्टोरीज आप डालते थे कि आप मैं यहाँ पर हूँ एंड एवरीथिंग, देन यू विजिटेड बिटवीन विलेज ऑल्सो आई सॉ। तो हाँ, राइट लाइक यू राइट। वर्क एट डिकैथलॉन। तो आपने इस हाँ, राइट। रेस के लिए कौन सी साइकिल यूज़ की डिकैथलॉन की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ऑलमोस्ट 3-4 बाइक्स थे, 2 एमटीवी, 2 रोड। तो उसमें से क्योंकि अभी नॉर्थ के पे ऑलमोस्ट यूरोप में राइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ के 4000 के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। हाँ। ये राइट। नॉर्थ के 4000 मतलब इसमें 4000 किलोमीटर का जर्नीज है। जो स्टार्ट होता है इटली से। एंड इटली के नॉर्थ पॉइंट से स्टार्ट होगा, और नॉर्वे जो यूरोप का एंड पॉइंट आता है, वहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे नॉर्थ केप करके प्लेस है। जहाँ पे ऑलमोस्ट आपका नॉर्थ अपना जो अर्थ का जो नॉर्थ पॉइंट है एंड वाला, तो वहाँ पे आता है ऑलमोस्ट। तो ओके। इसमें आपका ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज कवर क्रॉस किया जाता है उसमें। उसमें अलग अलग चैलेंजेस है बहुत सारे उसमें। तो ये चैलेंजेस पता नहीं थी कि कैसे रहेंगे क्या रहेंगे, इसलिए फिर मैंने जो मेरा भरोसा था साइकिल्स पे, कैलिपर ब्रेक्स पे, इसलिए फिर मेरे पास डिस्क वाला भी बाइक था। पर क्योंकि ये अनसपोर्टेड रेस था, तो अनसपोर्टेड रेस में आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे मैकेनिकल सा आपको इशू आएगा, फेल्योर आएगा, तो उसको रिपेयर कैसे करें। तो वो चैलेंज था, इसलिए फिर मैंने कैलिपर, रोड कैलिपर वाला बाइक चूज किया, जो मेरा बिटवीन का ओल्ड बाइक था, ट्राइबन 520, जो सोरा ग्रुप सेट के साथ था। ओह। ये बेसिक बाइक था, जो एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ एंड कार्बन फोर्क के साथ था। एंड रोड कैलिपर थे, तो ब्रेकिंग का कुछ इशू नहीं था, बस अनटिल अनलेस बारिश ना गिरे तब तक ही इशू नहीं रहता। बारिश गिरने के बाद बाकी रिम पे ज़्यादा इशू होता है। पर वही कि इजीली आपको व्हील रिमूव करने का इशू नहीं, प्लस व्हील बैलेंसिंग का इशू नहीं इतना। तो इसलिए फिर मैंने वो बाइक चूज़ किया। एंड उसमें थोड़ा अच्छा। सा मैंने एडजस्टमेंट कर दिया था। पहले उसमें 2x9 था, ग्रुप सेट 16 का, जो 5034 का क्रैंक एंड पीछे 1128 का क्रैंक था, सॉरी कैसेट था। तो हम्म। नॉर्थ केप के हिसाब से अगर वहाँ पे राइड करना था, तो पूरे सारे टेरेंस डिफरेंट डिफरेंट टेरेन थे। तो चैलेंजिंग ओल्ड वाले बाइक में, ट्राइबन 100 में, एक 3 स्पीड का सोरा था, जो 2016-17 से एक सोरा था पहले, मतलब यूज का टिप थे।
10 व्हील्स में 3 स्पीड में। तो वो क्लाइंब के लिए काफ़ी अच्छे थे, और मैंने उसको यूज़ भी किया था क्रैंक को, मतलब वो बाइक को। तो इसलिए फिर मैंने उसका क्रैंक निकाल के मेरे बाइक में इंस्टॉल किया था, जो कि मुझे हेल्प किया उसमें। तो बिटवीन ट्राइबन 520 था बाइक, तो बस उसमें 3/9 मैंने ग्रुप सेट किया था, तो इसलिए फिर मुझे कोई भी टेरेन आ गए तो उसमें कुछ इशू नहीं था इतना। ऐसा प्लान था मेरा। ओके, मतलब आपने एक लोअर रेंज के साइकिल का क्रैंक आगे लगा दिया ना। आई थिंक 3 स्पीड हाँ इज ट्राइबन 100। हाँ हाँ हाँ, ओके। नहीं ट्राइबन 100 भी नहीं। अर्लियर अच्छा, और स्टेजेस ऑफ मतलब रोड बाइक्स में ना 2014 2015 के ईयर्स में अच्छा। 3 स्पीड क्रैंक आते थे ऑलमोस्ट। तो हाँ हाँ। वही क्रैंक था मेरे पास, एक एक्स्ट्रा मेरे को मेरे पास था एक, तो मैंने इंस्टॉल किया था वो वाला। तो वो वाह। मतलब क्योंकि उसको मैंने यूज किया था सिक्किम में, जुलुक करके एक पास आता है जो आपको नथुला पास की तरफ लेके जाता है। ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का क्लाइंब एंड 5000 मीटर का एलिवेशन है, तो उसमें मैंने टेस्ट किया था। तो उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस था, इसलिए फिर क्योंकि इसमें लगेज भी कैरी करना था हमें, एंड बराबर। लगेज मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था। और पूरा बैक साइड पे लगेज था, तो फिर मैंने सोचा अरे बैक साइड पे लगेज है तो क्लाइम करने में दिक्कत जाएगा। तो थोड़ा सा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था और पता नहीं था कि कैसे प्लान करें, क्योंकि रूट ही वैसा था डिफरेंट टेरेन की हाँ। वजह से, क्योंकि हाँ, तो इसलिए फिर वो 3 स्पीड का क्रैंक उसमें इंस्टॉल किया था मैंने। अच्छा, तो थोड़ा नॉर्थ केप के बारे में जानते हैं कि कितने डिस्टेंस, तो यू टोल्ड 4000 किलोमीटर, बट एलिवेशन कितना है राइट। इस रेस में? सो उसमें ऑलमोस्ट आपका 40,000 मीटर एलिवेशन का होता है पूरे टोटल राइड में। पर ओके। ऐसा सडनली जैसे कि अपने बिगर बिगर क्लाइंट्स है, जैसे पुणे में हमारे पास सिंहगढ़ है वैसे, तो ऐसे कंटिन्यूस क्लाइंब तो नहीं मिलेंगे। पर आपको वहाँ पे क्लाइंब्स को ब्रोकन क्लाइंब्स बोला जाता है, ब्रोकन बोन्स बोला जाता है। तो बीच बीच में आपको अप डाउन, पर वो अप डाउन इतने ग्रेडियंट में आएगा ना, कभी 11% 13% ऐसे ग्रेडियंट आ जाएगा, पर वो क्लाइंब इतने लॉन्गेस्ट नहीं थे। बस एक दो क्लाइंब ही मुझे लॉन्गेस्ट मिले रहेंगे, एक ऑस्ट्रिया में एंड एक नॉर्वे में। तो उसके बीच में इतने लॉन्गेस्ट क्लाइंब नहीं है उस राइड्स हाँ। में। ओके, बट तो स्टिल 40,000 काफ़ी है। हाँ लाइक फोर हाँ, थर्टी थाउजेंड फाइव टू फोर्टी किलोमीटर्स थाउजेंड ऐसा, अगर डेली के हिसाब से अगर काउंट करते जाओगे तो 40,000 ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया था वो एलिवेशन। और ये कितने दिन में कर रहा होता है? 4,000 का टाइम लिमिट होगा ना तो कुछ? तो नॉर्थ के 4,000 के लिए करने के लिए एक्चुअली पहले अभी ऑर्गेनाइजर ने इस साल थोड़ा सा रूल चेंज किए थे उन्होंने। तो इसमें उन्होंने दो कंडीशंस रखा था। एक कंडीशन था फर्स्ट फिनिशर, तो जो कि उसमें आपको 20 डेज में रेस कवर करना है। एंड ये एक था कि सेकंड फिनिशर, जो 25 डेज का मैक्सिमम टाइम लिमिट था। तो 25 पर आपका फर्स्ट फिनिशर का डेज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 20 डेज के बाद आपको इवन ऑर्गेनाइजर भी नहीं मिलेंगे वहाँ पे, इवन फोटो शूट्स वीडियो शूट्स के लिए। तो आपको वो जीपीएस के थ्रू ही उनको राइड का डिटेल देना पड़ता है। ओह, मतलब 20 डेज हाँ के बाद जो तो भी वहां पहुंचेगा उनको कोई फोटोग्राफी नहीं, एंडिंग में कोई नहीं रहेगा? हाँ हाँ, मतलब ऑफिशियल फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं मिलेंगे आपको एंड में। एंड वहाँ पे लोग भी नहीं मिलेंगे ज़्यादा राइडर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 डेज के अंदर सब लोग ऑलमोस्ट फिनिश करते हैं। हार्डली अच्छा। 10-15 राइडर्स है जो कि थोड़ा आराम से राइड करते हैं। तो वो 25 डेज तक ही स्ट्रेच कर लेते वो, ऐसा है। और ओके। है डुएबल, 20 डेज के अंदर डुएबल है, बस वो प्लान होना चाहिए प्रॉपर आपका। हाँ। पूरा रूट प्लानिंग तो मेन टू है हंड्रेड उसमें, जो कि किलोमीटर्स हाँ 200 पर डे करना है। तो डुएबल है 200, बट प्लान करना पड़ेगा। और प्लान तो मतलब उसमें खाने पीने का प्लस स्टे का क्या करना है, तो वो चीज़ें दिक्कत दिया बहुत इस बार मुझे, क्योंकि अच्छा। पूरा कंडीशन ही चेंज था मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक, क्योंकि पता नहीं था। क्योंकि रूट अपने यहाँ पे तो हम मेन हाईवेज पे, मेन बिगर रोड्स पे राइड करते हैं विद ट्रैफिक, कोई साथ में है। हाँ। यहाँ पे कोई साथ में नहीं है। तो वो मैं यहाँ पे मेन मैटर की आपके साथ कोई नहीं, आप अकेले राइड कर रहे हो, और वो राइड आपका जा रहा है जंगल के साइड से, रिवर बेड के साइड से, एंड या। ऐसे अनगिनत मतलब कॉम्प्लिकेटेड रूट थे, जो आपके पास अगर जीपीएस डिवाइस नहीं रहेगा तो वो कवर ही नहीं कर सकते आप। एंड ऑर्गेनाइजर का हम्म। ऐसा था कि आप अगर टर्न मिस करते हो
ठीक है, आप जा सकते हो टर्न मिस करके, पर आपको उसी रूट से स्टार्ट करना है, तो आपको फिर से रिटर्न वही पे आना है। तो हाँ। ये कंडीशन है वो उसमें। और तो रिटर्न वो हम कैसे भी आ डिफिकल्ट सकते था। हैं वहां हाँ, तक? रिटर्न तो आप एक बार फिनिश हो गए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां से। तो उसका कुछ इशू नहीं, पर वही कि आपको स्टार्टिंग टू मतलब 4000 के लिए आपको जीपीएस डिवाइस चाहिए, एक्यूरेसी एंड बैटरी चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन चाहिए, पावर बैंक्स वगैरह काफ़ी प्लानिंग चाहिए। तो वो चीज़ें करेक्ट। थोड़ा सा मेरा प्लानिंग का मतलब, क्योंकि रूट पता नहीं था कैसे है आगे, तो उतना सारा प्लानिंग नहीं था। पर जैसे जैसे वही कवर करते गए तो ऑटोमेटिक पता चली ये चाहिए वो चाहिए, तो वो थोड़ा चीज़ें बीच बीच में मैं परचेस करते गया। अच्छा, तो ये जर्नी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे आगे। बट मुझे ओके। क्वेश्चन था कि नॉर्थ के 4000 एक सेल्फ सपोर्टेड रेस है, ऐसे और भी राइट। रेसेस है राइट? जैसे इंडिया में भी है, अल्ट्रा हाँ। स्पाइस है। तो वाई राइट। नॉर्थ केप, वाई नॉट सम अदर रेसेस? ऐसा क्या है ओके मतलब? सो सो नॉर्थ के मेरे एक फ्रेंड ने किया था, मतलब कलीग ने। तो फर्स्ट एडिशन अच्छा। किया था 2017 से, एंड उस 2017 के बाद मैंने 2018 में मेरा कन्याकुमारी कश्मीर किया था। तो नॉर्थ कैप करने के पीछे एक रीजन था कि जो इंडिया में अपने पास जो कल्चर डेवलप हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजर्स को पेमेंट अमाउंट दो ज़्यादा, ये चीज़ें करो और फिर उसके बाद पार्टिसिपेट करो। तो मैंने ऐसा सोचा, अरे यहाँ पे ये करने से अच्छा, ये क्योंकि नॉर्थ कैप का मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो देख रहा था, तो वो जो बोलते हैं ना कि उस राइड करना है, तो वैसे वो मेरे माइंड में ठान लिया था कि करना है। और फिर मैं बोला कि यहाँ पे बाकी जगह पे फिर अमाउंट करने से अच्छा एक मेमोरेबल राइड करते हैं, जो कि अलग टेरेन हो, अलग चैलेंजेस हो, बहुत सारे अलग चैलेंजेस हो। अपने यहाँ पे तो चैलेंजेस इतने नहीं है, क्योंकि अपने पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, रोड कनेक्टिविटी, हम तो हाईवे पे राइड करते हैं। वहाँ पे यूरोप में एक अलग ही माहौल है जो राइड करने का, जो वो एक आपको एक चैलेंज कर देता है कि आओ आप पार्टिसिपेट करो। तो इसलिए नॉर्थ केप मैंने डिसाइड किया था करने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली जो नॉर्थ केप का मेन था उसका अनसपोर्टेड बाइसिकल रेस, और वो हम्म। फॉर्मेट मुझे पसंद है पहले से, अनसपोर्टेड। करेक्ट। तो जो कि मैंने बैकपैकिंग किया था, मैंने वही कन्याकुमारी कश्मीर में सेम किया था मैंने अनसपोर्टेड मेरे दोस्त के साथ। तो उसी फॉर्मेट था, तो वो पसंद आया, तो वो पसंद आया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सप्लोर करने गया मैं, तो उसमें पता चला कि ये राइड यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इटली से स्टार्ट होके आपको ऑलमोस्ट हर साल उसका रूट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन द रोड का कंडीशन कैसा है। कंडीशंस। हम्म। हाँ, तो इस बार ये राइड था, इटली से स्टार्ट हुआ था। इटली से लेके फिर इटली से बाद ऑस्ट्रिया में जाता है, ऑस्ट्रिया में के बाद जर्मनी, एंड जर्मनी ऑलमोस्ट साउथ टू नॉर्थ आपका जर्मनी है। पर बीच में ही आपको एक जर्मनी के बीच में आपको एक जेक रिपब्लिक का पार्ट मिलेगा उसमें। हम्म। तो वो जेक जेक रिपब्लिक भी था, उसके बाद फिर बर्लिन आया जर्मनी में, और जहाँ पे चेक पॉइंट था। एंड उसके हम्म। बाद फिर आपको पोलैंड में जाता है सडनली फेरी पॉइंट के लिए। वहाँ से फेरी लेना पड़ता है, वो कंपल्सन है, एक फेरी लेना है आपको, जो कि 6.5 आवर्स का फेरी है। एंड दिन में 2-3 बार ही चलता है वो, काफ़ी बड़ा फेरी रहता है। तो आपको क्रॉस करके वो स्वीडन में ड्रॉप करता है। फिर आपको स्वीडन ऑलमोस्ट साउथ टू पूरा नॉर्थ तक आपको ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर का पैच है। तो वो रूट था। उसके बाद फिर सडनली वो रूट चेंज होके आपको लेके जाता है फिनलैंड में, जहाँ पे सांता क्लॉज विलेज है, वर्ल्ड नोन सांता क्लॉज विलेज है रोविनेमी करके, और जहाँ पे ओके। आर्टिक सर्कल भी है। तो आर्टिक सर्कल के बाद फिर वो जाता था नॉर्वे का। नॉर्वे का भी ज़्यादा पार्ट नहीं, नॉर्वे का एकदम जो नॉर्थ कैप करके प्लेस आता है, जहाँ पे हम्म। यूरोप का एंड है, एंड आपका नॉर्थ पॉइंट आता है अर्थ का। तो वहां पे एंड किया, तो एक मेमोरेबल, मतलब आप सोचते ही वो उस राइड के बारे में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाहोगे हमेशा। तो इसलिए फिर करेक्ट। कि वो चैलेंजिंग था, अलग अलग टेरेंस थे, अलग अलग कंट्रीज थे, क्योंकि अपने यहाँ पे करने के लिए, तो क्योंकि ऑलरेडी कन्याकुमारी कश्मीर किया था, तो सोचा मैंने कि अरे अभी क्यों ना अलग अलग कंट्रीज में पार्टिसिपेट करें। तो वो इसलिए फिर भी कि वो बकेट लिस्ट था कि अलग अलग अच्छा, कंट्रीज भी एक्सप्लोर हो गया एंड वो रेस भी हो गया, ऐसा। ऑलमोस्ट पूरा यूरोप घूम लिया। मैं हाँ राइट।
क्योंकि मुझे सही पता है। नहीं था कि मैं फिर से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, फिर से ऐसे कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और यूरोप में जाना है तो आपको फर्स्ट कंडीशन ही कि आपका कॉस्टिंग उतना बजट होना चाहिए। और फिर मैंने करेक्ट। रेस अक्रॉस इंडिया का भी देखा था, पर रेस अक्रॉस हम्म। इंडिया में भी उन्होंने सेम ऐसा अनसपोर्टेड फॉर्मेट अभी तक तो नहीं लॉन्च किया। हाँ। करेक्ट। और पर उसका कॉस्टिंग उन्होंने ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन कॉस्टिंग 1 लाख अब ही ऐसा रखा है। तो वो यस। कॉस्टिंग की वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं हो रहा था कहीं पे भी। एंड ये नॉर्थ केप का ऐसा है कि नॉर्थ केप पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपको 1 साल पहले उसके रजिस्ट्रेशन निकलेंगे। जैसे दिसंबर में 1 दिसंबर को हर साल रजिस्ट्रेशन चालू होता है, और उसमें रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 37,000 आपको पे करना पड़ता है। वो अच्छा। अपने लिए 37, हाँ 37,000 है। एंड फिर वो अपने लिए ज़्यादा है, पर वहाँ पे आप जाके जब स्टार्ट करते हैं तो आपको वो कुछ नहीं लगता, क्योंकि बाकी राइडर्स के लिए, मतलब यूरोप के राइडर्स के लिए वो कुछ भी नहीं है 37। एंड वो राइड वैसा ही है, तो इसलिए फिर वो नॉर्थ केप करने का डिसीजन लिया था फिर मैंने कि। और बाकी ओके। का अपना सेल्फ सेल्फ सपोर्टेड फॉर्मेट था, इसलिए फिर खाना पीना अपने को मैनेज करना था, इवन स्टेज वगैरह। तो वो ऑन द रूट कैसे भी मैनेज किया जाता जा सकता है वहाँ पे, ऐसा है। करेक्ट। तो इसलिए थर्टी सेवन कॉस्टिंग थाउजेंड उतना नहीं है। रुपीज ये 37,000 हाँ, पाउंड। 370 37,000। यूरो ऐसा। हाँ, अरे, थ्री ये सेवेंटी तो यूरो ऐसा आता है। बहुत ही कम है। हाँ, तो बहुत ही कम है ऐसा है। और एक एक वर्ल्ड नोन आपको राइड रेस करने का मौका मिलता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 550 500 राइडर्स हमेशा रहते हैं, हर साल। ओके। ये इनका एक 8वां एडिशन था, पर इनका हमेशा 500 राइडर्स होंगे और क्लोज होगा रजिस्ट्रेशन, ऐसा है। अच्छा। इस बार उन्होंने बस थोड़ा सा दो चैलेंज रखे थे, क्योंकि कभी कभी किसी को ज़्यादा टाइम मिलता है, नहीं मिलता है। हाँ, तो हाँ। इसलिए क्या होता है उनका, फिर 4,000 एक कैटेगरी रखा था जो इटली से स्टार्ट करो आप। एंड एक 5 डेज के बाद 26 जुलाई को हमने स्टार्ट किया था। एंड एक 31 जुलाई से उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट रखा था, सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट जो बर्लिन से था, जो आपको 3,000 किलोमीटर, तो वो तो अच्छा। कैटेगरी ही अलग आता है। तो करेक्ट। वो आप दोनों भी कैटेगरी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है। अच्छा। तो ये हम्म, इंटरेस्टिंग है, मतलब इतना कम रजिस्ट्रेशन फीस और वो भी यूरोप में, यू आर राइडिंग इट्स गुड। हाँ, हाँ। क्योंकि तो आपको अगर यूरोप में हाँ, जाना बोलो। है तो आपके पास, क्योंकि आपके पास रीजन भी होना चाहिए वीजास के लिए वगैरह, वीजा का। क्योंकि आपके पास वीजा नहीं तो आपको एंट्री ही नहीं। तो वीजा करेक्ट। के लिए आपको काफी प्रिपेयर करना पड़ता है, चैलेंजेस बहुत है वीजाज में। और मेरा तो फर्स्ट टाइम यस। ही था, तो या सोचा था कि किसी एजेंट के थ्रू वगैरह जाना है, कैसे जाना है। पर जैसे जैसे मैं उसको एक्सप्लोर करते गया वीज़ा के वेबसाइट्स को, एंड बाकी का एक्सपीरियंस चेक करते गया, तो मैंने खुद अप्लाई करना स्टार्ट किया, जो कि ज़्यादा बेटर हुआ मेरे लिए। धीरे धीरे करेक्ट। पता चल गया कि कैसे करना है, सारी चीज़ें खुद की है तो कुछ टेंशन ही नहीं रहा। इन फ्यूचर अगर करना है कभी भी, मैं खुद कर सकता हूँ सारी चीज़ें, ऐसे आ गया। और इवन किसी को करना है तो उसके लिए भी हेल्प हो जाएगा, ऐसा है। नहीं, बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में भी आएंगे, लॉजिस्टिक्स ऑल्सो इज अ बिग पार्ट, स्पेशली जब हम सेल्फ सपोर्टेड में पार्ट लेते हैं। जैसे मैंने, राइट। अगर हम क्रू सपोर्टेड रेसेस में भी जाते हैं उसमें भी काफ़ी लॉजिस्टिक्स होते हैं, और सेल्फ सपोर्टेड में तो और हाँ, भी उसमें ज़्यादा। तो तो बट हाँ, पहले चैलेंजेस आई बहुत वांट, ज़्यादा है। करेक्ट, तो पहले आई वांटेड टू नो कि इतना बड़ा रेस है 4,000 किलोमीटर, तो इसके लिए आपने ट्रेनिंग कितने महीने किया था, और आपका लॉन्गेस्ट राइड कितना था ट्रेनिंग में, और कैसा था? तो इस राइड के लिए अगर मैं बोलूँगा मेरा ट्रेनिंग प्लान, तो ट्रेनिंग प्लान तो ऐसा करने का तो बहुत था कि यहाँ पे राइड करना, वहाँ पे। पर क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, और स्टोर काम की वजह से। तो ऐसा राइड, ऐसा मतलब मेरा ऐसा ट्रेनिंग प्लान नहीं, पर मेरा बॉडी कैसा है ना, मतलब मेरा अडेप्ट कर लेता है बॉडी। जब भी कोई मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता हूँ तो 2-3 दिन में मेरा बॉडी अडेप्ट करने लगता है। तो वैसा ही सेम, बस माइंड सेट आपको, क्योंकि मैंने अभी तक तो ऑलमोस्ट 72,000 किलोमीटर का कवर कर लिया। तो वो मैंने माइंड सेट को ठान लिया, क्योंकि एक बार मैं साइकिल पे रोड पे रहूंगा तो वो ऑटोमेटिक डिस्टेंस कवर होने लगता है मेरा। तो ऐसा कुछ ट्रेनिंग प्लान करेक्ट। नहीं बनाया था मैंने, मतलब माइंड में तो रखा था कि ट्रेनिंग प्लान करके करेंगे अच्छे से। पर वही कि टाइम टाइम की वजह से, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं हो पाया वो ट्रेनिंग। बट बस मैंने एक ही बार मैंने मेरा हमारा हर साल मेरे कम्युनिटीज़ का, मतलब हमारे टीम सनराइजर्स करके एक ग्रुप है हमारा। तो हमारा हर साल हम पूरे ग्रुप को पंढरपुर राइड के लिए लेके जाते हैं।
जो यहाँ अच्छा, से पुणे 200 to 220 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो पुणे पंढरपुर, तो वो वन साइडेड राइड रहता है। तो उसमें मैंने, क्योंकि मुझे बैकपैकिंग चेक करना था, क्योंकि मैंने इसके पहले सबसे लॉन्गेस्ट राइड जो मैंने कन्याकुमारी कश्मीर किया था, तो उसमें मैंने वो एमटीबी पे किया था। तो एमटीबी पे ओह, मेरे को आदत था कि बैकपैक लेके राइड करना वगैरह। पर रोड पे मैंने ट्राई नहीं किया था। रोड पे बस मैंने एक ही दिन, एक नहीं सॉरी 2-3 दिन मैंने ट्राई किया था, जब मैं जम्मू से एक कंपटीशन के लिए गया था श्रीनगर में। तो वहां से मैंने राइड करके गया था रोड बाइक पे, ट्राइबन RC 500 पे। तो उसमें मेरे को था, पर इतना सारा लोड क्या नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने इस बार मैंने सारा लोड डाल दिया इसमें, पंढरपुर राइड में। और फिर कितना मैंने लोड? बस वो 2 दिन में ऑलमोस्ट, उसमें भी ज्यादा नहीं था, मतलब रेगुलर, क्योंकि पता ही नहीं ना कितना है। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 kg लोड ज्यादा डाला था बाइक अच्छा, पे। एंड वो बस रख किया था 2 दिन, बाकी नहीं किया था। क्योंकि तो वो आधा, मतलब माइंड सेट था कि एक बार रोड पे है तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है बॉडी, ऐसा एंड्योरेंस राइड्स करेक्ट। में तो वो था। तो इसलिए वो चांस लेता हूँ, हमेशा चांस लेता हूँ वैसे वाला डेंजर है करता हूँ मैं। और बहुत। फिर क्या था, वहाँ पे कंडीशन, मतलब वेदर कंडीशंस से ज़्यादा हम ये नहीं था, मतलब मेरे यूज टू नहीं था ना। करेक्ट, तो इसलिए फिर यूजुअली। मैंने थोड़ा सा जैकेट्स रखा था, थोड़ा विंटर जैकेट्स, एंड इवन मैंने रेन जैकेट्स, रेन ट्राउजर रखा था। एंड थैंक गॉड मैंने वो रखा था, तो उसका बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। आपको सब तरह के वेदर मिले होंगे टू इन द होल रूट, कि नहीं? हाँ, तो क्या, सॉरी, आप रिपीट मतलब करेंगे? स्नो, रेन, हीट, सब मिला होगा, राइट? स्नो स्नो नहीं मिला, हीट हीट बहुत कम था। पर अच्छा, रेन रेन, एंड कोल्ड वेदर बहुत था, हाँ। करेक्ट। तो नॉर्थ केप में आपका हाँ, साइकिल का कितना अपना सामान लेके आप चल रहे थे ड्यूरिंग द रेस? तो कितना किलो था? मैंने जब एयरपोर्ट पे चेक इन किया था, तो मेरा बाइक बॉक्स में ही मैंने सारे, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था कि आप बाइक बॉक्स कैरी करो, क्योंकि यहाँ से इटली से स्टार्ट करोगे आप नॉर्वे तक, आप बाइक बॉक्स कैसे कैरी करोगे? तो वो करेक्ट, ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने सारा, एक ही मैंने हैंड बैग लिया था, मतलब जो मेरा पैनियर बैग्स थे, 2 पैनियर बैग्स एंड एक सैडल बैग यूज़ किया था डिकैथलॉन वाले, क्योंकि मेरे पास पहले से वही सेटअप है पूरा। तो उस पे मेरा ट्रस्ट है पूरा, तो इसलिए फिर मैं वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो स्टर्डी भी है। इवन ऑफ रोड भी आएगा तो भी बैग से एकदम प्रॉपर लॉक रहेंगे, लूज नहीं होंगे कभी। तो इसलिए फिर मेरा कॉन्फिडेंस था, वही मैं सेटअप लेके गया, ओल्ड वाला सेटअप, जो 2 पैनियर बैग्स, जो 20 लीटर के ईच पैनियर बैग्स थे। एंड एक करेक्ट, सैडल बैग, जो न्यू न्यू सैडल बैग लॉन्च किया था डिकैथलॉन ने। तो वो सैडल बैग यूज किया था। और वो लिटरली वो डिसीजन मेरा लास्ट डे का डिसीजन था। लास्ट एक दिन पहले, मतलब बॉल पैक करना है मेरे को, एंड एक दिन पहले मेरा वो सैडल बैग एंड उसका हार्नेस सबसे बेस्ट था। सैडल बैग एंड हार्नेस, वो डिसीजन मेरा बहुत, मतलब उसने इतना सरवाइव किया मेरे को, मतलब सेव किया वहाँ पे। क्योंकि इतना बारिश था, बारिश में मेरे कपड़े गीले नहीं हुए, एक्स्ट्रा जो लगे था। और जो मेरे सैडल पैनियर बैग्स थे, तो उसमें मैंने अपना जो प्लास्टिक बैग्स डाल के रखे थे। पर वही कि प्लास्टिक बैग डालने के बाद भी उसमें पानी जाता ही है, हाँ, जब ज़्यादा हाँ। बारिश होगा तो जाता ही है। थोड़ा सा मॉइस्चर क्रिएट होता है उसमें। तो या इसमें नहीं हो पाया, तो इसलिए फिर मैंने वो रखा था सैडल बैग एंड पैनियर बैग। बट केजी वाइज कितना वेट आप कैरी कर रहे थे, कुछ तो काउंट किया था? केजी वाइज एयरपोर्ट पे चेक इन किया तब, वो बॉक्स जो मैंने डाला था बाइक बॉक्स के साथ ही, मैंने सारा लगेज वगैरह मेरा उसी बॉक्स में डाला था मैंने। क्योंकि अच्छा, वो टिकट का प्राइस भी ज़्यादा था, एंड वो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा था, एंड वो कैरी करने का भी चैलेंज था आगे। तो इसलिए फिर मैंने बॉक्स में ही डाला था सारा। तो ऑलमोस्ट वो चेक इन बैगेज मेरा 23 kg का लिमिट था, एयर इंडिया का फ्लाइट था। ओ, तो वो एग्जैक्ट 23 kg वो भरा था। एंड मैंने एक हैंड बैग लिया था, पर उसको भी मैंने वेट करवाया था, तो वो 8 kg था। वैसे 32 kg विद बॉक्स था। तो बॉक्स का अगर 3 या 4 kg भी छोड़ लोगे, तो बाकी सारा वेट में लेके चल बहुत रहा था, ऑलमोस्ट ज्यादा। 25 to 26। हाँ, मतलब वो भी बैग्स के इतने साथ एलिवेशन है। 25-26। हाँ, तो वो बहुत हार्ड, क्योंकि चैलेंजिंग मैंने है। पता नहीं था कि यहाँ पे खाना पीना मिलेगा या नहीं मिलेगा, नया रूट। तो इसलिए फिर मैंने ड्राई करेक्ट, फ्रूट भी रखे थे। हाँ, तो मेरे जीजा ने दिए थे ड्राई फ्रूट। तो मैंने एक फ्रेम करेक्ट, बैग लगाया था आगे। तो मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूरोपियन राइडर्स के।
जो कि ड्यूरिंग राइड वो कैसे खाते हैं वगैरह। तो इसलिए फिर मैंने वो फ्रेम बैग, 2 लीटर का फ्रेम बैग था आगे, तो वो परचेज करके फिर उसमें मैं हमेशा ड्राई फ्रूट डाल के रखता था और ड्राई फ्रूट खाते रहता था ऐसा। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही था कि आपका आपका न्यूट्रिशन क्या था, क्या खाते थे थ्रू आउट द रूट वहाँ पे, क्या ऐसे डेली आपका जैसे यहाँ पे दाल खिचड़ी हम खाते हैं, तो वैसे वहाँ पे हाँ ऐसा हाँ क्या राइट। था ड्राई फ्रूट्स के अलावा? सो वहाँ पे अभी यूरोप है, तो यूरोप में आपको मोस्टली अवेलेबल है जैसे कि अपना ब्रेड एंड बटर्स, ये चीज़ें आपको अवेलेबल है ज़्यादा। प्लस आपको मिल्क मिलेगा एंड कर्ड मिलेगा ज़्यादा, मतलब सुपर मार्केट्स में वगैरह। बाकी रेस्टोरेंट का खाना खाना, इवन आप प्लान करोगे कहाँ खाना है, तो एटलीस्ट आपको 15 यूरो 20 यूरो ऐसा मिनिमम जाता है आपका। तो वो कॉस्ट सेव करना था, एंड वो कॉस्ट और मैं करता भी नहीं था उतना पहले से मेरा, कि थोड़ा सा हार्ड, मैं नेचुरल वे, मतलब मैं जितना एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस है, जैसे कि इवन मैं एनर्जेल ओआरएस वगैरह एंड इवन अपने एनर्जी बार्स वगैरह, तो वो नहीं रखा था मैंने, कुछ भी नहीं रखा था मैं। ओह। बस जो मेरा ऐसा था कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो वो बॉडी अडेप्ट कर लेता था मेरा। तो खाने पीने का मतलब ऐसा तो रखा नहीं था, बस ड्राई फ्रूट था मेरे पास एक्स्ट्रा। तो वो जहाँ जहाँ पे मतलब डेली में खाते रहता, तो उसने ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड वेदर ऐसा था कि 3-4 दिन के बाद फिर बॉडी अडेप्ट होने लगा, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हो, आप ऑलमोस्ट 500 थ्री पहला स्टार्टिंग पॉइंट था। दो, जैसे कि मैंने दो स्टार्टिंग पॉइंट बोले, उन्होंने एक इटली में रखा था और एक बर्लिन में रखा था। तो इटली से ऑलमोस्ट थ्री थ्री 350 राइडर्स ने स्टार्टिंग किया था। तो वो जो रूट था पूरा जैसे कि रिवर बेड साइड ही रूट जाता था, तो इसीलिए उसमें आपको राइडर सारे मिलते थे। पर फर्स्ट डे में ही जैसे ही क्लाइंब आने स्टार्ट हो गए, फिर राइडर गायब सब लोग, आगे पीछे आगे पीछे। तो अरे, उसके बाद फिर मैंने किसी को ज्यादा ऐसा साथ में देखा नहीं, एंड इवन मैं भी किसी के साथ नहीं गया। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसके साथ राइड का मेरा चल रहा था कि करना है साथ में एक साथ, क्योंकि रूट अननोन था। एंड मैंने इवन मेरे पास बाइक कंप्यूटर नहीं है, तो मैंने बाइक कंप्यूटर भी नहीं यूज़ किया था। मेरे पास वॉच था, और मेरे कलीग ने बोला था कि आप वॉच है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसमें फाइल्स डाल के रखो, जीपीएक्स फाइल जो ऑर्गेनाइजर ने प्रोवाइड किए थे, और उसको ही फॉलो कर रहा था मैं। तो मतलब आप मैप मैप वॉच पे देख रहे थे? ओह, ये वो तो एक चैलेंज था मेरे लिए। वो एक डेंजर है। बहुत ज्यादा चैलेंज था। तो मेरे पास हाँ। एक वॉच था, और टाइम मैंने जीपीएस उस नेविगेशन उसमें यूज किया था। मतलब वॉच तो मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करने के लिए, स्टावा की एक्टिविटी वगैरह। पर उस पे कभी नेविगेशन नहीं यूज किया था मैंने, कभी भी नहीं किया था आज तक। तो जैसे ही राइड फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मतलब चलो एटलीस्ट अभी स्टार्ट करते हैं, चलो उसमें मतलब मौका मिल गया है जीपीएस, क्योंकि इंडिया अपने यहाँ पे कैसे है कि जीपीएस नेविगेशन का इतना इश्यू नहीं आता एक्चुअली, क्योंकि ऑन द हाँ। सारे हाईवे पे आपको नेम प्लेट्स वगैरह मिल जाएंगे, विलेजेस के नाम मिल जाएंगे, एंड इवन गूगल में सर्च फिर। करोगे तो सारा मिल जाएगा। तो वहां हाँ, पे गूगल का ऑप्शन था ही नहीं ज्यादा, क्योंकि गूगल के रूट अलग एंड ये जीपीएक्स फाइल जो उन्होंने प्रोवाइड किया था उसके रूट अलग थे, काफी बराबर। डिफरेंट है। तो उसमें कुछ था ही नहीं, तो इसलिए फिर मैं वॉच को ही बस फॉलो कर रहा था। जहाँ जहाँ पे टर्न्स आएंगे वहां पे 50-60 मीटर पहले वो नोटिफिकेशन देता था कि टर्न लेना है आपको। बस इसलिए फिर वो जो खाने पीने का स्टे का जो प्लानिंग है ना, वो सारा मतलब हो नहीं पा राइड में मेरा। तो अच्छा। मैं बस राइड करते गया, ऐसा ऐसा था। तो इसलिए फिर इतना ये प्लान नहीं किया, मतलब क्योंकि टेरेन ऐसा था कि वेदर अच्छा था। वेदर प्लस पॉइंट है वहाँ पे, जो हम यहाँ पे दिन में भी अगर राइड करेंगे तो ऐसा ह्यूमिडिटी आता है, नाइट में भी इवन ह्यूमिडिटी आपको रियलाइज होगा। तो वो ह्यूमिडिटी नहीं था वहाँ पे, क्लीन एयर था, ग्रीनरी था, हम्म। एंड बारिश था, ठंड था। इसकी वजह से दिन भर ऐसा आपको कुछ लगता नहीं कि एक्सर्शन हो रहा है। और मेरा तो कैसा रहता प्लान रहता है कि मैं मोमेंटम एक बार पकड़ लेता हूँ, जैसे कि मेरा कैडेंस वगैरह ओके 90-100 ऐसा मैं कैडेंस में हमेशा कर लेता हूँ। तो उस कैडेंस में मैं मेरे बॉडी को ज़्यादा एग्जर्ट नहीं होने देता, वो एक लेवल में मेंटेन करता हूँ। एंड हम्म। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर अगर मैं राइड करूंगा, तो मैं उसमें स्टॉप ऑलमोस्ट एक या तो फिर आधा, मतलब 5 मिनट्स का स्टॉप, ऐसा स्टॉप रखूंगा। तो ओके। स्टार्ट करने के बाद मतलब वही कि सैडल
जितना सैडल टाइम रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए फिर मैंने सैडल टाइम मेरा ज़्यादा बढ़ाता था, ब्रेक्स कम लेता हम्म। था, बस एंजॉय, करेक्ट। क्योंकि सीनरी, ग्रीनरी ग्रीनरी पूरा। और वो रूट अलग था, तो रूट का चैलेंज अलग कि आपको कंटिन्यूअसली बाइक पाथ फॉलो करना है, एंड आपका जीपीएस बराबर। में मिस हो गया, वो तो आप अलग जगह पे ही एंड हो गए, तो फिर से उसी जगह पे आना है आपको जहाँ पे, तो वो चैलेंज था, इसलिए फिर मैं हाँ। जीपीएस वॉच के हाथ में, इवन मैंने सनग्लासेस भी लेके गया था यूज करने के लिए, पर वो वॉच में फॉलो कर रहा था, इसलिए फिर सनग्लास भी यूज नहीं कर पाया, मतलब इतना दिन भर राइड करने के बाद भी धूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो वो वेदर एंड अच्छा, नेचर सपोर्टिव था वहाँ पे। तो अब तक हमने कवर किया आपका न्यूट्रिशन, आपका ट्रेनिंग, देन इवन ओवरऑल अबाउट द रेस। बट मुझे एक क्वेश्चन था कि 200 किलोमीटर हम ओके। चला रहे हैं एवरी ऑलमोस्ट एवरी डे। तो ऐसा होता था क्या कि एवरी डे 200 ही चलाना है? कभी किसी दिन 300 होता था, किसी दिन सिर्फ 100 ही होता था। और आप स्टे का क्या करते थे? स्टे के लिए होटल में रहते थे, टेंट में, या कैसा, या ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से? ओके। सो पहले तो मैं मेरा बैग का सेटअप क्या क्या रखा था बैग में वो आपको बोलता हूँ। मैंने अभी इतने ऑलमोस्ट रेस का 4000 का डिस्टेंस था, इसलिए फिर मैंने उसके हिसाब से 3 बिप शॉट्स रखे थे, एंड ऑलमोस्ट मैंने 5 जर्सीज रखे थे, उसमें से 5 में से 4 जर्सीज लाइट वेट जर्सी थे, रेसिंग जर्सी वैंड्रिसल के। 3 जर्सी वैंड्रिसल के, एक जर्सी मेरे क्लब का था, टीम सनराइजर का, एंड एक जर्सी मैंने विंटर जर्सी रखा था, स्पेशली फिनलैंड के बाद, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस वगैरह देखे थे पहले उनके, तो उसमें कोल्ड वेदर ज़्यादा था वहाँ पे फिनलैंड के आगे, तो इसलिए फिर मैंने वो उसके प्रिपरेशन की वजह से एक जर्सी रखा था मैंने, वाला विंटर वाला। एंड एक जो था फिर ये जो जर्सीज वगैरह है सारा, वो फिर मैंने जो सैडल बैग था, सैडल बैग का एक पाउच था, मतलब एक ड्राई बैग आता है जो वाटर हम्म। प्रूफ रहता है, तो उसमें मैंने रखा करेक्ट। था, क्योंकि वेदर अनप्रेडिक्टेबल था कि हाँ कब बारिश आएगी क्या होगा, तो इसलिए फिर गीला ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने वो सारे जर्सीज वगैरह जो भी पहनने की चीज़ें वो सारे गीले ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने वो ड्राई बैग में डाल के फिर वो सैडल बैग में लगाए थे। बड़ा था, ऑलमोस्ट 7 to 15 लीटर का वो कैपेसिटी है सैडल वो जो ड्राई बैग का, एंड उसका हार्नेस था, तो हार्नेस के वजह से वो प्रॉपर स्टेबल रहता था, क्योंकि मैंने बहुत सारे राइडर्स का देखा था पीछे सैडल बैग, पर ऑलमोस्ट 50% राइडर्स के बैग्स जो लगाए थे उन्होंने वो स्टेबल नहीं थे सैडल बैग, तो इसलिए फिर मैंने ये डिकैथलॉन का हार्नेस एंड एक सैडल वो ड्राई बैग लिया था सैडल वाला, तो वो हेल्प किया। उसके बाद फिर अभी जैसे कि ड्यूरिंग राइड में डिस्टेंस का भी, तो मैंने तो यहाँ से तय करके ही गया था कि 200 का एक मिनिमम लिमिट रखना है, क्योंकि मेरा वेदर की वजह से एंड पूरा कंडीशन की वजह से फिर मैंने मिनिमम एक टारगेट सेट किया था, 200 करना है मिनिमम, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कितना होगा क्या होगा। एंड फिर मैंने जो वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया था सारा, तो उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट मुझे सारे स्टे शो करने पड़े, तो वो बुकिंग्स थे तो वो सारे मैंने कैंसिल करने किया था, क्योंकि ये रेस था, तो पता नहीं था कि कहाँ पे स्टार्ट करो कहाँ पे एंड अप हो गया, तो इसलिए मैंने सारे बुकिंग्स कैंसिल किए थे। बस मैंने स्टार्टिंग रेस की स्टार्टिंग वाला एक बुकिंग रखा था 2 दिन का, एंड फर्स्ट डे का बुकिंग रखा था, जब रेस स्टार्ट होने के बाद जो ऑस्ट्रिया में मैंने लिया था। उसके बाद नो बुकिंग्स, नथिंग, नो प्लानिंग, बस टारगेट, क्योंकि वेदर ही अनप्रडिक्टेबल था एंड वो कंडीशन वैसा था कि कभी हम जंगल से जा रहे हैं, कभी हम गांव के विलेजेस के थ्रू जा रहे हैं, मतलब वो पूरा विलेज वाले रूट जा रहे हैं, और उनमें ऐसा, वहाँ पे वैसा कल्चर है कि वहाँ पे आपको रोड सारे एम्प्टी मिलेंगे, जहाँ पे जैसे कि हमें लोगों का आदत हुआ है कि राइड करो साइड बाय साइड, या तो फिर कोई भी हॉर्न बजाते जाओ, तो वो चीज़ नहीं होती थी, तो 3 4 दिन बहुत अच्छा लगा, पर उसके बाद वो जो दिमाग में बैठ रहा था कि अरे अरे कवर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सारा रूट ही विलेजेस के थ्रू जा रहा है ऑलमोस्ट, तो कोई लोग नहीं मिलते थे सुबह से लेकर शाम तक, नहीं, बस हम सुपरमार्केट में वगैरह गए कुछ खाने के लिए लेने के लिए तभी लोग मिलते थे, बाकी गाँव में ना कोई रोड पे मिला ना कुछ, बस कभी कभी गार्डन क्लीनिंग करते हुए लोग दिखते थे, पर वो भी बातचीत नहीं होता था, तो थोड़ा सा बोर लगता था, क्योंकि वो काइंड ऑफ वो आदत है अपने यहाँ पे कि वैसे राइड करने का, तो उसकी वजह से वो थोड़ा 3 4 दिन डिफिकल्ट गया। फिर स्टार्टिंग जैसे किया फर्स्ट डे का स्टार्टिंग जैसे किया, तो
जीपीएक्स फाइल में एक रूट था कि मतलब आपको 80 किलोमीटर के बाद 80 to 180 ऐसा 100 किलोमीटर का पैच था, जो आपको क्लाइम का पैच दिखा रहा था। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ वो 80 टू 100 180 किलोमीटर कवर करने में बहुत टाइम लगा, मतलब ऑलमोस्ट 7 8 बजे हम वो 170 करके रुके, क्योंकि सुबह 8 बजे राइड स्टार्ट हुआ था। तो 8 से लेके शाम के 7 बजे तक वो 170 किलोमीटर कवर था, क्योंकि वो सारा छोटे छोटे रूट से जा रहा था एंड सडनली आपको करेक्ट। क्लाइम मिलते थे सारे। तो इसलिए फिर वो प्लानिंग नहीं हो पाया। तो सडनली फिर हमने एक दिन कैसे कैसे ऑस्ट्रिया कवर किया, मतलब वो भी 2 बज गए 200 किलोमीटर कवर करते वक्त, मतलब ऑलमोस्ट 18 आवर्स का राइड हुआ उस दिन ओ। फर्स्ट डे। तो क्योंकि बैकपैक के साथ था एंड टेरेन वेदर डिफरेंट था, तो इसलिए फिर इतना टाइम लग गया वो 200 कवर करने में। तो फिर उसके बाद फिर स्टे का जजमेंट ही नहीं बैठ रहा था कि कहाँ पे कितना डिस्टेंस करना है, क्योंकि एक तो मैंने मेरा सिम कार्ड है, वहाँ पे कोई सिम कार्ड नहीं लिया था, जो कि लेना चाहिए था, पर मैंने नहीं लिया। अच्छा। एंड मैंने वही वही मेरा सिम कार्ड मैंने इंटरनेशनल रोमिंग कर दिया। पर रोमिंग में क्या था, लिमिटेशंस था डेटा वगैरह यूज करने का, कॉलिंग कॉलिंग अनलिमिटेड था, पर डेटा का हम्म। लिमिटेशन था। तो इसलिए फिर मुझे मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था कि कहाँ पे स्टे ढूंढे। तो फिर मैंने जैसे जैसे बॉडी अडेप्ट करते गया एंड थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे फिर खाना नहीं खाया था, तो खाना नहीं खाया था तो ड्राई फ्रूट पे चल रहा था। तो शाम को थोड़ा हिट देने लगा, क्योंकि वो पूरा डार्क जैसे जैसे डार्क होने लगा, ठंड कोल्ड वेदर बहुत ज़्यादा ये होने लगा, ठंड होने लगा। तो ठंड की वजह से फिर आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे। 6 6 बजे के बाद सारे टाउन बंद, ना कोई रेस्टोरेंट ओपन मिलेगा ना कुछ, बस सुपरमार्केट मिलेगा, पर वो पता नहीं कि कब आने वाला है। और सुपरमार्केट भी 9 बजे के बाद आपको कोई ओपन नहीं मिलेगा वहाँ पे रात को। सुबह 9 से या तो सुबह सुबह 6 7 बजे या 8 बजे ओपन हो गए एंड रात के 8 9 बजे तक सुपरमार्केट चालू रहेंगे, वहीं पे लास्ट ऑप्शन। रेस्टोरेंट तो 6 बजे ही बंद हो जाएंगे, 5 6 बजे ही सारे लॉक करके निकल जाएंगे। तो वो ऑप्शन नहीं था, फिर इसलिए फिर ऐसा स्टे का वगैरह ऐसा प्लानिंग नहीं किया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए उस टेरेन में राइड करना। और लिटरली जहाँ जहाँ पे मैंने स्टे लिया है, मतलब 18 दिन में ऑलमोस्ट मैंने 4 ही स्टे लिया है बस, होटल स्टे। ओ। तो 4 स्टे, हाँ 4 ही स्टे लिए, ज़्यादा स्टे नहीं ले पाया, क्योंकि अलग ही था बहुत। एक टफेस्ट मोमेंट था कि डिसाइड करने की कि आप कहाँ पे राइड करें कहाँ पे एंड करें। बस मैं हम्म। कोल्ड वेदर था इसलिए फिर मैं राइड करते गया, क्योंकि जैसे ही रुकने लगते थे कहीं कभी भी पूरा ऑल डे भी बोलोगे आप, पूरा विंड चालू है एंड कोल्ड वेदर आपको शिवरिंग दे रहा है कि आप रुकने के बाद ठंड लग रहा है। सॉरी। तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि कैसे करे कैसे प्लान करे। तो मैंने बस मेरा माइंड को सेट हुई है भाई कि स्टार्ट जल्दी करना है, सुबह स्टार्ट करो एंड एटलीस्ट 200 कवर करो। फिर उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि अपने पास टाइम है तो आगे जाना है, टाइम नहीं है तो फिर वहीं पे कुछ देखने का ऑप्शन करो। तो कभी मतलब ऑलमोस्ट ये 18 दिन में से 14 मतलब 4 दिन में तो मेरा कभी 120 हुआ है, कभी 100 हुआ है, कभी 150 हुआ है। तो ऐसे 4 दिन छोड़ के बाकी 14 दिन में फिर मेरा 200 प्लस ही हुआ है। कभी कभी 200 होता था, कभी 220 240 एंड फिर लास्ट के 5 6 डेज में जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इस वेदर में कर सकते हैं, सरवाइव हो सकते हैं। क्योंकि आउटसाइड रह रहा था मैं, मतलब आउटसाइड मतलब वहाँ पे क्या विलेजेस में ऑप्शन ही नहीं था कि कहाँ पे स्टे बुक करना है, क्या है होटल्स नहीं थे वो विलेजेस में। तो एक ही स्टे था, एक ही ऑप्शन था, या तो कैंपिंग स्पॉट ढूंढो, वहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग स्पॉट मिलेंगे। एंड दूसरा ऑप्शन था बस स्टॉप्स। बस स्टॉप्स एकदम क्लीन क्लियर रहते थे। तो एंड 6 बजे के बाद लोग भी वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए फिर इतना कुछ डिस्टर्ब करने का इशू नहीं था किसी का। तो फिर वैसे ही करेक्ट। किया, फिर प्लान की ऑलमोस्ट वो जो 14 दिन का स्टे लिया है मैंने बस स्टॉप से फ्यूल स्टेशन, मतलब क्योंकि वैसे फोटोज वीडियोज आ रहे थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर शेयर कर रहे थे, मतलब वहाँ पे जो यूरोपियन राइडर्स है वो वैसे ही एक्चुअली प्लान करते हैं कि कैंपिंग का सेटअप लेके एक स्लीपिंग बैग रखो एंड आपका टेंट रखो लाइट वेट एंड वो कैरी अच्छा। करो एंड फिर आप कहीं पे भी सो जाओ, क्योंकि लोग कोई ये नहीं करेगा, आपको रुकाएगा नहीं कि परेशान नहीं सो करे। यहाँ पे क्यों सो रहे हो वहाँ पे, कोई हम्म। भी नहीं करेगा। तो वैसे ही था, और वो ऑलरेडी सेटअप उनका वो सेट हुए थे राइडर्स, तो उनको पता था कि कहाँ पे कैसा है क्या है, कहाँ पे कैंपिंग स्पॉट है। तो जो कि हमें वो एक चैलेंज था कैंपिंग स्पॉट देखना।
तो इसलिए फिर कैंपिंग स्पॉट देखना बंद किया मैंने, मतलब कि एक भी कैंपिंग स्पॉट पे नहीं गया मैं। मतलब ऑन द रूट पे तो दिख जाते थे, पर वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते थे कि कहाँ पे कौन सा कैंपिंग स्पॉट आएगा। और क्योंकि वहाँ पे वो अलग ऐप यूज करते हैं, ऐप एक विल्डीनेस करके एक ऐप आता है जो अच्छा। कैंपिंग स्पॉट के लोकेशन वगैरह दिखाता है ऑन द रूट पे अगर रहेंगे तो, पूरे स्वीडन वगैरह उस साइड पे आपको। तो वो था, पर वो ऐप यूज करने के लिए डेटा होना चाहिए, जो कि लिमिटेशन था। जैसे ही स्वीडन के आगे जाने लगे तो टाउन में नेटवर्क है, टाउन क्रॉस करने के बाद नेटवर्क नहीं है, मतलब मुझे, स्पेशली मुझे, क्योंकि मैंने सिम कार्ड मेरा लोकल ये वाला ही रखा था, वीआई का, रोमिंग करके, तो इसलिए फिर वो लिमिटेशन थे उसके लिए। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा उसके पीछे गया नहीं, बस मैंने थोड़ा सा खाने पे फोकस किया। खाने पे मतलब खाने पे भी जैसे कि मैंने बोला कि पहले कि रेस्टोरेंट में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, एंड वो टाइम भी वेस्ट होता था वहाँ पे। तो इसलिए फिर सारा रेस्टोरेंट अवॉइड, सारे सुपरमार्केट्स में जो जो अपना पसंदीदा था, मेरा पसंदीदा क्या है, मोस्टली मैं स्वीट ज़्यादा खाता हूँ साइड में। तो जितना स्वीट मिलता था, मतलब इवन क्रोसेंट वगैरह, कॉफ़ी क्रोसेंट, तो ये चीज़ें मतलब जो भी है आपको बनाइए, लोकली बनाइए, ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, थोड़ा लेस कॉस्ट है, तो वही चीज़ें लेके खाता था। वहाँ पे ही खाओ, एक्स्ट्रा ले लो, बैग में रखो। तो वैसा ही प्लान सक्सेसफुल हुआ मेरा कि बैग में रखने का, क्योंकि रात में 6 बजे के बाद शाम को वहाँ पे आपको अगर रेस्टोरेंट में मतलब इनकेस मिलता है तो वहीं पे आपको खाना है, 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो रेस्टोरेंट तो मिलेंगे ही नहीं चालू करेक्ट कोई। है। हाँ, तो इसीलिए फिर ये राइड टाउन से नहीं था, सिटी विलेजेस से था। तो टाउन में तो हाँ। 8 9 10 11 12 बजे तक पार्टी रहता है, चलो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता है, या तो रेस्टोरेंट ओपन रहता है, लोग रहते हैं। पर विलेजेस साइड पे तो आपको 6 बजे के बाद कोई नहीं मिलेगा, ऐसा है। तो इसलिए फिर वो प्लान छोड़ दिया स्टे लेने का वगैरह। एंड लिटरली वो स्टे ना लेने की वजह से मैं थोड़ा कॉस्ट सेव कर पाया। एंड बराबर। फिर मैंने वो कॉस्ट फिर खाने खाने के ऊपर ध्यान दिया, जहाँ जहाँ पे मेरे को खाने के लिए मिल गया, क्योंकि हम्म। खाने के बिना कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे विदाउट करेक्ट। एनर्जी, क्योंकि कंटिन्यूस राइड करना है, विंड में राइड करना है, एंड अप डाउन है, तो वो अनगिनत अप डाउन है, आप काउंट नहीं कर सकते उतना, बस आपको कवर करते जाना है डिस्टेंस धीरे धीरे। तो सुबह 6 बजे यस। अगर आप स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट सो में मैं एक ही स्टॉप लेता था जहाँ पे सुपरमार्केट मिलेगा 70 80 किलोमीटर के बाद। तो 80 90 कभी 130 किलोमीटर भी गया स्टॉप लेने में सुबह सुबह। तो वो 2 बजते थे, एक दो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक आपका 100 किलोमीटर होता था, अच्छा। क्योंकि रोड ही वैसा था, रोड ही चैलेंजिंग था। तो बस कंटिन्यू राइड करना ये फोकस था। तो 100 करो, फिर 100 के बाद 150, सेकंड स्टॉप देखो 150 पे मिलता है क्या, फिर थर्ड स्टॉप 200 तक देखो, एंड 200 के बाद टाइम देखो कि आपके पास टाइम कितना बाकी है। एंड यूरोप में राइड करने का एडवांटेज ये है कि आपको डे लाइट ज़्यादा मिलेगा। बराबर। तो हाँ। ऑलमोस्ट इटली एंड जर्मनी तक आपको 9 9:30 तक आपको डे लाइट मिलता है, तो वो एडवांटेज था मेरे लिए। उसके बाद डार्क होता था, तो वो इसलिए फिर हम्म। मैं राइड थोड़ा इजी करता था एंड लॉन्ग करता था, लॉन्ग स्ट्रेच में, इसलिए फिर ज़्यादा कुछ इशू नहीं होता था मुझे बॉडी को। तो बट इसलिए फिर ओवरऑल। जैसे हाँ। बोलो बोलो। स्वीडन 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 क्रॉस किया, स्वीडन में पहुंचा, तो उसके बाद फिर 10:30 हुआ डे लाइट। फिर फिनलैंड गया तो 11 बजे तक, फिनलैंड के आगे गया तो टूवर्ड नॉर्वे का नॉर्थ पॉइंट, तो वो 11:30 12 बजे तक मतलब लाइट मिलता था, ऐसे अंदर रहने, तो इसलिए फिर ऑप्शन ही नहीं था, एक तो राइड करो या तो फिर ठंड में आप सर्वाइव करो कैसे वैसे। तो मैं राइड करने का ऑप्शन नहीं था, तो राइड करते था ऐसा। तो एक कितने सारे 20 आपने कितने दिन में कंप्लीट किया ये पूरा रेस? आपको कितना टाइम मैंने लगा? 18 डेज एंड 12 आवर्स हुआ मेरा। ओके। तो तो उसमें इन 18, 18। मतलब लेस देन 20 डेज है, मतलब आराम से हाँ हो गया हाँ आपका। हाँ, तो 20 डेज इन में डू, 18, बस प्लान। करेक्ट, हाँ। थोड़ा और में भी प्लानिंग बेटर होता तो बहुत जल्दी हो सकता था। हाँ हाँ, पर वहाँ पे प्लान फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हो आप तो प्लान, तो आपका प्लान ऑलमोस्ट फेल होते जाता है। बहुत सारे प्लान फेल हो गए, बहुत सारे राइडर्स से वैसा ही हुआ है। यहाँ से जो जो प्लान करके गए वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम है वहाँ पे, लोग दिखना नहीं है, मुश्किल है। एंड कहाँ पे इनकेस अगर इंजरी वगैरह होता है तो वो भी आपको कवर करना है, रिकवर करना है, तो वो भी डर रहता करेक्ट। था कि अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा, टाउन ही नहीं कोई। एंड वहाँ पे आपको अपने जैसे जहाँ जहाँ पे क्लिनिक्स वगैरह रखे हैं वैसे वहाँ पे कुछ सिस्टम है ही नहीं। मिलेगा ही नहीं आपको, इवन मेडिकल शॉप्स भी नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो वो था।
इसलिए फिर पहले तो कंफर्ट जोन में राइड करो, वो उस वही टारगेट पकड़ा था मैंने। ओके। मतलब ये सब सुन के ऐसा लगता है कि इंडिया में साइकिलिंग करना बहुत इजी है। मतलब एटलीस्ट बाकी की चीजें अपने बहुत सारे इजीली अवेलेबल है अपने को। फैसिलिटीज है, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी लोग है, हाँ। कुछ हो गए तो लोग एक हैं। लिफ्ट लेके घर पे। हाँ घर पे। या व्हाटएवर। वहां पे ब्रेक डाउन हुआ तो कोई नहीं, आपको आगे जाना है या तो फिर कुछ नहीं ऑप्शन है उसमें, चलते रहना है बस। कोई लिफ्ट करेक्ट। नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ओके। तो इन 18 डेज में आपको कितना, मतलब एवरीडे अप्रोक्स कितना स्लीप मिलता था, नींद, ऐसा? एवरीडे क्या नींद मिलता है? तो नींद नींद। वो वेदर अच्छा था, मैंने नींद ना तो ऐसा नींद का कुछ प्लानिंग नहीं था। बस कोल्ड की वजह से मैं राइड कर रहा था ज़्यादा टाइम तक। और फिर 10 बजे के बाद मैं क्या करता था, जैसे जैसे आदत हो गई बस स्टॉप का, क्योंकि मैंने स्लीपिंग बैग रखा था। तो एंड स्टार्टिंग में मैंने कोल्ड ज़्यादा थर्मल्स वगैरह नहीं रखे थे, तो थोड़ा हम्म। था ठंड का मेरे को सामना करना पड़ा। पर जैसे स्वीडन में गए फिर मैं, क्योंकि स्वीडन का स्ट्रेच ज़्यादा था, 1800 किलोमीटर का स्ट्रेच था। तो उसमें मैंने 500 किलोमीटर के बाद फिर मेरे को एक टाउन मिल गया सडनली। तो उसमें मैंने फिर लेग वार्मर लिए थे एंड अच्छा। इनर्स लिए थे, जर्सी के अंदर यूज़ करने के लिए, थर्मल वाला। तो वो लिया था। एंड पावर बैंक मेरा ख़त्म हो रहा था, तो पावर बैंक एक ले लिया वहाँ पे। हम्म। तो ये चीज़ें ले ली थी। तो फिर स्टे के लिए फिर मैं आउटसाइड ही देखने लगा, और वो एडवांटेज था क्योंकि मैं जब भी मैंने वो 4 दिन के जो स्टे लिए, तो मेरा नेक्स्ट डे का उसका राइड है ना, मेरा 10 बजे 10:30 बजे या तो 9 बजे के ऐसा क्रॉस करते गए। तो वो उस वजह से इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में डिस्टेंस कवर नहीं होता था। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया सारा स्टे कैंसिल, मतलब बुकिंग ढूंढना, टेंशन करना ही नहीं, लेना ही नहीं। जहाँ जहाँ पे 10 बजे के बाद फिर मैं बस स्टॉप मतलब चेक करता था, ये बस स्टॉप है यार। फिर 10 बजे के बाद अगर लाइट है तो 10 के आगे जाओ, अब थोड़ा 10-15 किलोमीटर आगे जाओ, है क्या नहीं, वो वहाँ पे मिलता था क्योंकि विलेजेस मिलते थे रात के टाइम पे थोड़ा सा। तो वहाँ जहाँ जहाँ पे विलेजेस है वहाँ पे बस स्टॉप्स थे बसेस के लिए। हम्म। तो वो बस स्टॉप मेंटेन वगैरह किए, और ज़्यादा कुछ पॉपुलेशन नहीं, इसलिए फिर कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं करता था। तो वो सेफर मेरे को लगा, क्योंकि उसका एक एडवांटेज था कि रात में अगर मैं इवन 12 बजे भी सो गया, 18 घंटे का भी राइड हो गया, मेरे को 2 घंटे का रेस्ट होता था। उसके बाद जो कोल्ड जो विंड है वो स्लीपिंग बैग के अंदर घुसता था। तो ऑटोमेटिक अलार्मिंग काइंड ऑफ होता था आराम। मेरे लिए, क्योंकि अलार्म अलार्म, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। फिर 6 o'clock को मैं राइड स्टार्ट करता था टाइम पे। तो वो एक वाह। एडवांटेज था। तो इसलिए फिर मैंने बस स्टॉप पे ही सारे स्टे लिए, एंड 2-3 जगह फिर मैंने फ्यूल पंप थे, तो वहाँ पे स्टॉप लिए थे। अब जस्ट स्लीपिंग बैग निकलो, बॉडी वार्म है तो डायरेक्ट सो जाओ। तो वही नींद था 2-2 घंटे का, एंड फिर बाकी 3 घंटा सर्वाइवल विंड में, बीच बीच में सही उठना। है। तो वैसे चैलेंजेस थे बहुत सारे। करेक्ट है, मतलब इतना सब सुन के मुझे तो लग रहा है कि इवन दो यू प्लान, वो हमेशा इम्प्रोवाइज करना ही पड़ेगा ऑन द रूट अब बहुत बहुत पूरा। इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, और इम्प्रोवाइज करने के लिए आपके पास जैसे कि बाइक कंप्यूटर से या तो पावर बैंक से, ये चीज़ें आपको रखना ही पड़ेगा। पावर बैंक ज़्यादा लगेगा, करेक्ट। क्योंकि आप अगर आउटसाइड स्टे ले रहे हो तो वो चार्जिंग का इशू बहुत होगा। और फिर आपको जहाँ जहाँ पे जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह, तो वहाँ पे वही के एडवांटेज, मैकडोनल्ड्स आपको जर्मनी तक मिल जाएंगे ऑन द रूट। हम्म। थोड़ा कम मिलेंगे, पर जहाँ पे भी मिलेगा आपको ऑप्शन मिलेगा, भाई यहाँ पे मेरे को नेटवर्क मिल रहा है, वाईफाई होता था मेरे को वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे जो भी जितना स्टेटस हो सकता था मैं स्टेटस डालता था उस पर। प्लस खाने के लिए मिलता था, मैकडी है तो कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि सुपरमार्केट में जाओ तो वहाँ पे सारे कोल्ड स्टोरेज रहते थे। तो वो तो खाना करेक्ट। था ही नहीं, बना ही नहीं, मतलब वो तो आदत नहीं था, इसलिए फिर लिया ही नहीं। तो इसलिए फिर सुपरमार्केट से मैं दूध वगैरह लेता था, बिस्किट लेता था, एंड कर्ड का एक डब्बा आता था वहाँ पे सुपरमार्केट्स में। फिर हाँ। धीरे धीरे मेरे को पता चला कि वो अच्छा है, मतलब एक दिन लिया तो वो अच्छा लगा, फिर मैं वही ढूंढने लगा। तो वो जैसे मिलता था वो कर्ड के, क्योंकि कर्ड का डब्बा था एंड उसके ऊपर जो अपने ड्राई फ्रूट्स का स्टॉक रहता था, जैसे अपना हाँ। प्रोटीन शेकर्स रहते हैं, तो ऊपर एक हाँ। सेपरेटली उसका रहता, तो वो मिक्स करो एंड दोपहर का खाओ। तो वो वाह। सबसे हेल्दी वही था, एंड कुछ करेक्ट इशू है। नहीं दे रहा था। तो वही वही उसी पे सर्वाइव चल रहा था मेरा, फूड पे। तो इसलिए फूड का भी ऐसा प्लानिंग नहीं था, बस जो भी मिलता गया मैं खाते गए बस, क्योंकि एनर्जी मस्त है। आया निकलो, एनर्जी आया निकलो, एनर्जी बस। नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, एंड एक्स्ट्रा रखो। करेक्ट।
एनर्जी। तो रात में क्योंकि 6 बजे के बाद मिलता नहीं था, तो एक्स्ट्रा ही लेके रख, जहाँ पे भी शाम को मेरे को मिलता था मैं ज्यादा ही रखता था। इवन 1 1 लीटर के मैं दूध के पैकेट भी रखता था बैग में। वेट का होने मतलब वेट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्या होगा खाने नहीं मिलेगा तो फिर वो तकलीफ देगा। तो बराबर। वो 1 लीटर का दूध कैरी करना डेली, प्लस हम्म। बिस्किट्स वगैरह पे नाइट में स्टे अगर रुके तो बिस्किट्स खाओ और सो जाओ, ऐसा ही था। तो वो एक एडवेंचरस डेंजर है था जो मुझे मतलब। चाहिए था वो। हाँ, एडवेंचर ही हम्म। है सच में। तो बहुत अगर, बहुत। यस यस, अगर सपोज कोई है जिसको ये रेस कर रहा है, तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे कि किस तरह से ट्रेन करे एंड क्या प्रिपरेशन सो करे? ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा मतलब मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने हाँ। ट्रेनिंग प्लान किया था, बहुत कुछ ट्रेनिंग प्लान किया था। अगर करता तो और भी अच्छा करके आता, पर कुछ टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं कर पाया। पर मैंने मेरा सर्वाइवल टेक्निक यूज किया, राइडिंग टेक्निक यूज किया मेरा। तो अगर ट्रेनिंग प्लान है अच्छे से, अपने यहाँ पे जो राइड करना वो रेगुलर राइड करो बस। ऐसा कुछ सेपरेटली राइड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे सारे टेरेंस आपको मिल जाएंगे, क्लाइंब्स मिल जाएंगे। एंड अपने पास एक एडवांटेज है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का जितना अपने का सर्वाइव आप राइड करोगे ना, वहाँ पे आपको इजी लगेगा राइड। क्योंकि इतना करेक्ट। 290 280 किलोमीटर मैं लास्ट 5 डेज में किया ना, डेली 280 290, मतलब सुबह 6 बजे स्टार्ट करो, रात के 12 1 बजे तक डिस्टेंस क्लॉक करो। क्योंकि वेदर कोल्ड था, बारिश था, तो वो सारे जैकेट्स वगैरह पहन के राइड करो। तो वो ऐसा एक्सर्शन नहीं, कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं उसमें एक्सर्शन हो रहा है बॉडी का। इवन मैं फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैंने कभी भी एक पैकेट भी ओआरएस यूज नहीं किया या तो एनर्जल यूज नहीं किया, ना ओ, बार एनर्जी सिर्फ बार यूज पानी? किया एक बार में। सिर्फ पानी पे ही, सिर्फ बाप रे। पानी पे ही। तो हाँ, तो क्योंकि बॉडी से स्वेटिंग ही नहीं होता था विंड की हाँ वजह से, हाँ। एंड वेदर ही इतना क्लीन एयर था, ग्रीनरी था, तो स्वेटिंग ऐसा होता नहीं। क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में जब तक चलोगे ना, तो आपको एक्सर्शन कभी फील नहीं होगा। तो वो मेरा राइड का प्लान रहता है हमेशा, कंफर्ट जोन में चलते रहो और कंटिन्यूसली चलते रहो, तो उतना कुछ महसूस होगा नहीं आपको। तो वही प्लान से करेक्ट। मैं आगे जाता रहा। तो बट इसलिए स्टिल। प्लानिंग करोगे तो अच्छा है, ट्रेनिंग करोगे काफी अच्छा। सिर्फ आपको 4 5 डेज थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ेगा उस वेदर में, एक बार जो हम्म। बॉडी यूज हो गया। एंड वही आपको रूट का प्लानिंग काफी अच्छे से करना पड़ेगा। मतलब रूट के साइड बाय साइड है बहुत कुछ टाउन्स वगैरह, मतलब जहाँ जहाँ पे क्रॉस किया तो वहाँ पे आपको स्टे फैसिलिटी है, पर स्टे फैसिलिटी कॉस्टली है। इवन आप एक डॉर्मेट्री भी बुक करने जाओगे तो मिनिमम तो 4,000 ऐसा अमाउंट आपको आता है, मतलब 40 यूरो ओ। 45 यूरो, कुछ कुछ जगह पे 80 यूरो भी लग जाता है आपको एक डॉर्मेट्री के लिए। डॉर्मेट्री में बस एक हम्म। बेड भी मिल गया तो वो मिनिमम बेड, तो वो कॉस्ट है। अगर आपके पास काफ़ी कॉस्टिंग का बजट भी है, बजट काफ़ी अच्छा है आपका, अमाउंट कर सकते हो, तो होटल स्टे बुक कर सकते हैं वहाँ पे। बट वही कि इसमें मेरा वही कॉस्टिंग कम था, इसलिए फिर बजट कम था, तो इसलिए फिर मैंने वैसे अवॉइड किया एंड वो सर्वाइव हो गया मैं उस चीज़ में। पर प्लानिंग करोगे, ट्रेनिंग करोगे अच्छे से, तो इवन 350 किलोमीटर अ डे भी इवन आप कर सकते हैं, क्योंकि वेदर सपोर्टिव है वहाँ पे। अपने यहाँ के मतलब करेक्ट। वहाँ पे इवन क्लाइम भी करना, तो क्लाइम अपने यहाँ पे कैसा एक्सर्शन ज्यादा होता है, क्लाइम करने के बाद ऐसा थकते हैं आप, वहाँ पे ऐसा करेक्ट। थकान कुछ नहीं होगा, तो वो advantage है अपने लिए। एंड हाँ। एक दिन मुझे सनलाइट था दोपहर में, तो लिटरली मैं उसका इतना ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना अच्छे से ये किया ग्रेटिट्यूड। ना मैं। एंजॉय। हाँ, एक ग्राउंड मिल गया मेरे को वहाँ पे, एक मतलब फार्मिंग लैंड था, तो वहाँ पे ग्राउंड मिला अच्छे से। मैंने साइकिल मस्त ऐसा लिटाया और वहाँ पे सो गया, मतलब जो बोलते हैं ना धूप में भी। रेन सन किस्ड, तो वो हाँ। चीज ले रहा था मैं। तो वहाँ पे इतना एंजॉय किया। और राइडर जा रहे मेरे साइड से, बोले ऑल गुड ऑल गुड, मतलब भाई हम गुड है, सनलाइट मिल गया मेरे लिए, बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि लिटरली मैं छोटी छोटी उसके लिए इतना चीजें। तरसा, हाँ, इतना तरसा था सनलाइट के लिए, तो जो कि नहीं मिलता था। और टेम्परेचर ही डाउन था, वहां पे उनका समर था, पर वो समर अपने लिए विंटर के जैसा है। और विंटर उनका विंटर कि मतलब विंड चालू हो गया तो वो विंटर, अगर टेम्परेचर रात का 15 डिग्री वहां पे है, वो आपको फील कराएगा 5 to 8 डिग्री, ऐसा था। करेक्ट है। बहुत चैलेंजिंग में था। मस्त। अच्छा। राइट। तो एक क्वेश्चन था। ओवरऑल जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट अबाउट योर बजट, तो अबाउट कितना मिनिमम बजट होना चाहिए इफ समवन वांट्स टू डू दिस एंड टू एंड, अगर हम देखें तो, तो इंक्लूडिंग बजट एवरीथिंग? का जो
करके मैंने सारा बजट 6 महीने से प्रिपेयर करा था। तो बजट स्टार्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन करने से, करेक्ट। करने के टाइम पे आपका 37,000 जाएगा। तो वो 37,000 जाएगा, प्लस आप अगर फ्लाइट बुक करना चाहते हो तो फ्लाइट का डिपेंड करेगा कौन सा फ्लाइट ले रहे हैं। तो अगर 6 महीने पहले आप कोई भी फ्लाइट बुक करें तो अंडर 50,000 में आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगा। पर रिटर्न टिकट ऐसा है कि नॉर्वे से रिटर्न टिकट मतलब जो एंड पॉइंट है वहां से आपको और एक फ्लाइट लेना पड़ता है। अच्छा। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। पर आपका मैंने फ्लाइट बुक किया था एयर इंडिया से किया था मैंने, क्योंकि बॉक्स का लगा वही कैपेसिटी मुझे पता था कि एयर इंडिया में एक्सेप्टेड है। ज़्यादा बाकी है। इसमें पता नहीं था जी। एयर इंडिया ने का था भरोसा। तो पर लास्ट में जैसे ही वो लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ प्लेन क्रैश का, तो उसके एयर इंडिया के सारे फ्लाइट कैंसिल हुए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो उन्होंने ओह। सडनली मेरा वीज़ा जो, समझो मेरा वीजा मतलब 26 का राइड है, मेरा वीज़ा मैंने 23rd का लिया है। उन्होंने मेरा 23rd का ही फ्लाइट था, तो सडनली उसने चेंज करोगे ऑटोमेटिकली, कुछ किसी का कॉल नहीं, और डायरेक्टली मेरे को 22nd का फ्लाइट दिया। तो वो चैलेंज था। तो उसको फिर से चेंज करवाए तो उन्होंने एक अलग एयरलाइन दिया। अच्छा हुआ चेंज किया, तो वो फ्रैंकफर्ट के थ्रू जा रहा था, मतलब बॉम्बे फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट मिलान। तो वो फ्लाइट का एंड रिटर्न का फ्लाइट मैंने पेरिस से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे ऐसे किया था। तो वो फ्लाइट का ऑलमोस्ट 46,000 मेरा गया। फर्स्ट टाइम मैंने 6 मंथ पहले किया था बुक, इसलिए। नहीं तो अगर मैं इमीडिएटली चाहता तो वो 90,000 पे ही कम पड़ता, ऐसा है बराबर। फ्लाइट्स के लिए। तो वो अगर 6 महीने पहले बुक करोगे सारे, इवन स्टेज भी बुक करोगे, तो स्टे मैंने वीज़ास के लिए मैंने जब बुक किए थे स्टे, तो फर्स्ट मैंने 20 ही स्टे बुक किए थे 40 दिन में वीज़ा के लिए। पर वीज़ा अथॉरिटी अलाउड नहीं करी थी वहाँ पे वीज़ा देने के लिए। तो आपको सारे बुकिंग दिखाने पड़ते, तो मैंने 40 दिन का स्टे बुक किया था, जो ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख जा रहा था। 3 लाख तो जाएगा डॉर्मेट्री, सिर्फ डॉर्मेट्री लोगे तो मैंने 20 दिन का बुक किया था, तो 1.7 1.8 किया था। और फिर जब मैं देने गया वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने सडनली चेंज बोले कि तुम अगर स्टे का सारा बुकिंग लेके आओगे तभी हम डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेंगे आगे। तो फिर बाद हम्म। में फिर रात में मैंने कर दिए, जितने जितने स्टे नहीं थे डेज बढ़ा के बस दे दिया उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो वो ऑलमोस्ट अगर सारे डॉर्मेट्रीज वगैरह भी लोगे तो मिनिमम 2 लाख तो जाएगा आपका, 1.5 to 2 लाख बराबर। स्टे, सिर्फ स्टे के लिए। बट वो और हम बाद में खाने के लिए कैंसिल आप, करेंगे, राइट? हाँ वो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो वो एडवांटेज हुआ मेरा ना, कि करेक्ट, मैंने हाँ। कैंसिल करवाया, वो कॉस्टिंग बच गया मेरा। पर वही कि आपको अगर डे बाय डे स्टे लेना है तो मिनिमम 1.5 to 2 लाख आपको रखना है सिर्फ स्टे के लिए। करेक्ट। एंड फिर आपको खाने के लिए डेली खाने के लिए आपको कम से कम अगर सुपरमार्केट से ले रहे हो तो आपका कॉस्ट बचता है। जैसे कि मैंने अवॉइड किया था रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसमें रेस्टोरेंट लोगे तो 20 यूरोज मिनिमम आपका एक फूड के लिए जाएगा, मिनिमम 20 यूरो जाएगा। अगर आप मैकडोनल्ड्स वगैरह देखोगे तो मैकडोनल्ड मील वहाँ पे आपको 10 यूरो या तो 12 यूरो में मील देता है, प्रोवाइड करता है। तो फिर भी आपका मिनिमम 30 यूरो डेली का खाने का आपका पकड़ लो। आप अगर ये करते हैं, अगर सुपरमार्केट का करते हैं तो वो 10-15 यूरो में कवर हो जाता है। उसमें अगर मैकडोनल्ड वगैरह करोगे, रेस्टोरेंट करोगे तो 30 यूरो जाएगा। 30 यूरो नथिंग मतलब 3,000 मिनिमम पकड़ लो डे का। तो थ्री करेक्ट। थाउजेंड एंड फिर प्लानिंग कितने दिन का है, 20 दिन का है या 15 दिन का है, तो उसके हिसाब से हम्म। आपको इनटू करना। और फिर स्टे बराबर। का भी वैसे करना। एंड फिर बाद हम्म। में जैसे ही नॉर्थ का एंड होता है, तो नॉर्थ कैप से आपको फ्लाइट इमीडिएटली नहीं मिलता। वहाँ से आपको ऑस्लो, जो नॉर्वे का इंटरनेशनल फ्लाइट सेंटर है, तो वो अच्छा। ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर है वहाँ से, मतलब हाफ ऑफ द इंडिया। तो वो क्रॉस हाँ। करना मतलब वो कॉस्ट बहुत है, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जाता है आपका। तो वो उसमें आपको हम्म। 2 बसेस, एक एक बस आपको अल्टा करके एक एयरपोर्ट है, अल्टा से फिर नॉर्वे का ओस्लो का एक फ्लाइट है। तो ऑस्लो से ऑलमोस्ट 50,000 सेपरेटली फ्लाइट के लिए जाता है। तो वो कॉस्ट है। हम्म। या मैंने जो एक्स्ट्रा प्लान किया था, फिर मैं हेलसिंकी से फिर से मैं एम्स्टर्डम गया था, क्योंकि मेरे पास था टाइम और मैंने वैसे प्लानिंग किया था एक्स्ट्रा का, क्योंकि पता नहीं कि फिर से जाओगे या नहीं जाओगे, तो इसलिए फिर मैंने एक्स्ट्रा का बराबर। प्लानिंग किया था। वही की कॉस्ट आपका 2.5 ऐसा मिनिमम जाएगा, ये अगर करना है तो 2 to 2.5। अगर आप हम्म। स्टे मैनेज करोगे तो वो 18 डेज में मैंने जो मेरा खाने का कॉस्टिंग चेक किया था, मतलब मैं वहाँ पे मेरा कार्ड ही ट्रांजैक्शन करता था सारे, कैश नहीं रखा था, कैश का जरूरत नहीं इतना कैश का, अच्छा। क्योंकि सारी जगह पे आपका 1
का 1 यूरो का, या तो ½ यूरो भी रहेगा, या तो 2 यूरो रहेगा, ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे। सिर्फ फॉरेक्स कार्ड लगेगा आपको, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड करेगा वहाँ पे। तो हम्म। आपका वो, मेरा 18 डेज का ऑलमोस्ट कितना 70,000 खाने के लिए गया था। अब मैंने स्टे अवॉइड करेक्ट। किया था, नहीं तो अगर स्टे लेता तो वो 70 का 2 लाख हो जाता ऑलमोस्ट, क्योंकि उतना ही कॉस्टिंग हम्म। हो रहा था। मतलब खाना और रहना, 4 दिन का स्टे एंड वो खाना 70 to 80,000 मैक्सिमम गया मेरा। तो वो अवॉइड कर करेक्ट। सकते हैं आपका अगर प्लानिंग खाने पीने का, तो वो चीज़ें सारे कॉस्टिंग अवॉइड कर सकते हैं। एंड कहाँ पे आपको कहीं पे पासपोर्ट या तो वीज़ा पूछा नहीं जाएगा आपको। तो साइक्लिस्ट को एक एडवांटेज है, आप कौन से भी कंट्रीज में राइड कर सकते हो एक बार से अच्छा। वीज़ा मिल गया तो। ऐसा है। हम्म। करेक्ट। तो सही है। अगर करना है अच्छे से तो 2.5 तक आपका बजट होना चाहिए। अगर कम बजट है तो स्टिल। फिर अ, जिस जिसको हाँ, करना बोलिए। है तो मैं कम बजट ऑप्शन बोल दूंगा, जिसको पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर, तो मैं बोल सकता हूँ क्या क्या चीज़ें सेपरेट रखना है, कैसे करना है। तो वो सर्वाइवल टेक्निक जो मैंने उस टाइम पे यूज़ किया ना, वो मैं बोल दूंगा, जो मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वैसे चीज़ें मैंने निकाली वहाँ पे। ऐसा है। करेक्ट। मतलब फिर बहुत स्टिल इफ कुछ यू सी, टैक्टिक है। इंडिया में अगर हम कोई हाँ, रेस करने जाएंगे तो भी इतना ही होता है खर्चा। इवन आप इतना रेस ही। अक्रॉस करना चाहते हो तो रेस अक्रॉस इंडिया, उसमें तो हाँ, 1.5 आपका रजिस्ट्रेशन फीस जाएगा ही। रजिस्ट्रेशन फीस ही है। प्लस हाँ। उसमें वो आपका 10 दिन का राइड रहेगा और इंडिया में रहेगा, तो वो हाँ। चैलेंज भी है उसमें। पर वो डिफरेंट राइड है, इसमें कैसे, इसमें करेक्ट। कंट्री वाइज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड अलग हम्म। टेरेन, अलग पाथ, बाइसिकल पाथ, तो वो एक एडवेंचरस राइड मिल जाता है आपको यस, उस टाइम यस। पे। तो इसलिए फिर मैंने आयरन मैन करने से अच्छा ये ज़्यादा बेटर समझा कि नहीं, नहीं। आयरन मैन भी कर चुका हूँ मैं, 2 आयरन मैन, हाफ आयरन मैन हुए मेरे। तो वो अरे वाह। करने से अच्छा वो उतना ही कॉस्टिंग जा रहा है, तो इससे अच्छा तो ये सबसे बेस्ट मेमोरेबल राइड है, इतने दिन का राइड। सच में। ऐसा होता है। हम्म। सच में आई एग्री 100%। तो ग्रेट देन। बस मुझे और कुछ ऐसा क्वेश्चंस तो नहीं थे। लाइक आई थिंक हम लोगों ने सब एक कुछ एक कवर मैं किया है। बताता हूँ इसमें। हाँ। इसमें जैसे कि मेरा मैकेनिकल फेल्योर वगैरह ऐसा कुछ इशू नहीं आया मेरा। मैंने हाँ। थैंक गॉड लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा जो बाइक लेके गया था मैं, उसमें टायर्स मैंने शॉल्बे के टायर डाले थे। तो अच्छा। शॉल्बे मेरा पसंदीदा ब्रांड था, और मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, पर पसंदीदा ब्रांड था पहले से ही, मुझे पता था। 7-8 ईयर से इंडस्ट्रीज में हूँ तो पता है कि कैसा है क्वालिटी। तो वो लिटरली घर तक आने तक, मतलब मेरा 5,300 किलोमीटर हुआ ऑल जर्नी का। 4,000 के बाद मैंने 1,300 एक्स्ट्रा कवर किया। वो कहाँ तो चला वो है? घर तक आने तक आज तक पंचर नहीं हुआ बाइक, आज तक पंचर नहीं हुआ। सिर्फ एक अच्छा। फेल्योर मिला, जहाँ पे 500 किलोमीटर, मतलब जब फिनलैंड से टूवर्ड द नॉर्वे जा रहा था, तो वहाँ पे रोड्स में गैप बहुत है, मतलब वहाँ पे मेन रोड्स पे ही राइड करना पड़ता है ऑलमोस्ट आपको। तो उसमें अच्छा। बीच बीच में गैप फिल किया है। तो गैप में थोड़ा सा आपको, रोड बाइक है तो आपको पता है कि कैसा झटका बैठता है, तो वैसे झटके करेक्ट। मिल रहे थे। और पीछे मेरा लोड था तो एक स्पोक टूट गया, और लिटरली मैंने सारा स्पेयर पार्ट रखा था उसके हिसाब से, तो मैंने चेंज किया, पर उतना अच्छे से ड्राइंग नहीं हो पाया। तो मैं उस वहाँ पे शाम के 4 बजे टाउन में फिर से गया, और लिटरली थैंक गॉड मैं टाउन से जस्ट 10 किलोमीटर आगे गया था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इमीडिएटली टाउन पकड़ो। वहाँ पे भी 5 बजे टाउन बंद होता था। तो एक टेक्नीशियन को रिक्वेस्ट किया, तो उसने हेल्प किया, पर उसने भी मतलब वहाँ पे एक स्पोक चेंज करने का 20 यूरो लिया मेरा। तो ऑलमोस्ट 2,200 रुपये, 2,100 रुपये आपके चेंज कर एक स्पोक के लिए उस टाइम पे। मतलब उस टाइम पे जो कॉस्ट है वो वहाँ पे पता चलेगा भाई, वहाँ पे ओ। कॉस्टिंग बहुत है। तब तक कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो सारे स्टेज अवॉइड कर रहा था मैं, और मैकेनिकल फेलियर नहीं था। तो बस एक ही स्पोक टूट गया है, बाकी इशू नहीं है, तो थैंक गॉड। तो बाइक ने मेरे को बहुत अच्छा साथ दिया उसमें। बहुत अच्छा है। वो एक रहना पूछना रह ही गया था मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। और जैसे आपने बोला हाँ राइट। शॉल्वे, शॉल्वे मैराथन टायर्स, राइट? नहीं, मैराथन मैंने सोचा था, पर मेरे दोस्त ने अच्छा। अलग सा उसके पास थे स्टॉक में। एक बॉबी करके है साइक्लोजन ओके। से शॉप से। तो उसने बोला कि ये टायर है अच्छा, तो शॉल्बे का ही था, इसलिए फिर मैंने ट्रस्ट किया। ऑलमोस्ट मैंने टायर का भी कैसे ये किया था, क्योंकि पीछे मेरा लोड था, तो इसलिए मैंने आगे वाला टायर थोड़ा विड्थ कम रखा था, मतलब 28 वाला टायर रखा था। एंड पीछे 32 वाला किया था, क्योंकि लोड था, इसलिए फिर मे भी वो सरवाइव हो गया उसमें इतने लोड में कैरी करके। वो बस लास्ट हम्म। का पैच में स्पोक टूट गया, तो फिर वो भी नहीं टूटा।
तो नहीं नहीं, वो सर्वाइव हो गया एंड पंचर नहीं हुआ उसमें टायर्स में। तो बहुत वो एक अच्छा। टायर ऑलमोस्ट 4,500 का था, 4,500 का। हाँ, हाँ 4,500। करेक्ट। एंड जो 28 वाला था वो 3,500 का था, एंड 32 वाला 4,500 का था। बराबर। ऐसा है। मैंने इसलिए तो पूछा वो बिकॉज कॉस्ट मेरे है। भी हम्म कॉस्टली तो है, बट मैंने इसलिए पूछा बिकॉज मेरा भी शॉल्वे मैराथन मैंने डाला है रोड बाइक पर। जब से डाला है तब हाँ से एक पंक्चर भी नहीं हुआ है। और 4,000 इवन 5,000 तो हो एयर ही लीक, गया है उस एयर पर। लीक भी नहीं होगा। एयर लीक भी मैंने नहीं। 4 ट्यूब रखे थे। हाँ। सेटअप में 4 ट्यूब रखे थे, सारे शॉल्वे के रखे थे। एक भी ट्यूब यूज नहीं हुआ, वैसे क्या जैसे लेके गया वैसे यही लेके आ तो चाहिए। गया। मस्त है, बहुत वही पंचर अच्छा। नहीं, और इवन पंचर के लिए मैं प्रिपेयर होके गया था, क्योंकि वो टायर मैंने देखते वक्त ही देखा था, क्योंकि मेरा कैलिपर ब्रेक बाइक लेके जाने का पीछे का उसके पीछे एक रीजन था कि वन पंचर भी होता है तो इमीडिएटली टायर रिमूव होता है, जैसे कि डिस्क वाला करेक्ट। लेके जाता मैं, क्योंकि डिस्क वाला मेरा है ट्यूबलेस रेडी व्हील्स वाला। तो ट्यूबलेस रेडी व्हील्स निकाल के अगर पंचर इनकेस होता है तो टायर्स निकलने में दिक्कत देता है। एंड बराबर। कभी कभी लीवर्स भी टूट जाते हैं, तो वो थोड़ा हम्म। सा फेवरेबल नहीं था, तो इसलिए फिर वो मैं और ये टायर्स मैंने पहले लेके जाने से पहले मैंने उसको इंस्टॉल करके देखा कि हम्म। लिटरली वो इजीली रिमूवेबल है कि नहीं, क्योंकि कोई कोई एयर टाइट टायर रहता है। तो वो नहीं था जो करेक्ट। मेरे को चाहिए था, वो टायर मिल गया मेरे को इमीडिएटली 2 सेकंड में रिमूव हो जाएगा, ऐसा टायर था। परफेक्ट। तो इवन पंचर्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 पैचेस मैंने रखे थे, जो विदाउट सॉल्यूशन यूज हो गए, जो ऑटो हम्म। रिपेयर वाले पैचेस ग्रेट। आते हैं। तो वो पैचेस रखे थे, पर वो भी पैचेस रिटर्न आ गए वो जर्नी के साथ, यही तो वैसे के चाहिए। वैसे। ग्रेट। थैंक यू सो मच बहुत विपिन मजा फॉर शेयरिंग। है। एंड मैं सबको सबको जो जो एंड्योरेंस एथलीट्स है, मैं उनको तो बहुत रिकमेंड करूंगा ये राइड करने के लिए, क्योंकि उसमें एक यस। अलग ही प्लेजर मिलता है राइड का। और उसके जगह हम्म। अगर इवन हम खुद भी जाते हैं ना, उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि रूट प्लानिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने से तो वहाँ पे जाके नहीं होगा। वहाँ पे अलग अलग ऐप्स वगैरह यूज करते हैं, मेरे लिए तो प्लानिंग करना बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए फिर मैं बस राइड करते गया। तो वो बहुत चैलेंजिंग रूट्स है, पर मजा बहुत आएगा। बस आपको सर्वाइव करना डेफिनेटली। है 3-4 डेज, उसके बाद बॉडी अडेप्ट कर लेगा एंड ऑटोमेटिक आपको चलना ही होगा आगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है पीछे यस, कुछ। 100%। सही है, बहुत अच्छा लगा बात करके एंड इतने सारे एक्सपीरियंसेस मुझे भी। uh, एंड और सुन भी के ज्यादा भी। एक्सपीरियंस है, किसी को अगर कुछ कुछ किसी को हाँ, भी हंड्रेड कुछ क्वेश्चन परसेंट रहेगा, मेरा नंबर से मिल जाएगा अनीस से। तो वो हाँ, आप मैं कभी भी हेल्प कर लूंगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सबको ही हेल्प कर लूंगा जिन जिनको जाना है। पर आप अगर अनटिल अनलेस आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको जाना है। अभी ये राइड मेरा था 7 ईयर से, मेरा बैक लेके जा रहा था कि कॉस्टिंग की वजह से कि नहीं करना है नहीं करना है, पर लास्ट ईयर मैंने ठान लिया, अभी इतने सालों से किया है तो एक बार करते स्टेप लेके देखते हैं। वो स्टेप लिया तो फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीजें सॉल्व होने लगी। सॉल्व तो होने वही लगी। कि आपको स्टेप लेना है, और वो फिर ऑटोमेटिक आपको हेल्प भी आ जाएगा और सारा चीजें सॉल्व होते रहेगा। परफेक्ट। सो यस, लेट्स एंड दिस हियर। या या चलेगा। डेफिनेटली थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी, पर वही कि राइड भी तो वो अलग से वो करे वो कभी करेंगे, वो फिर से शेयर करेंगे, क्योंकि वो हाँ ऑलमोस्ट हाँ। मेरा 13 कंट्रीज हुआ है। मतलब वो 8 कंट्रीज रेस में, और वो 5 कंट्रीज बाद में फिर मैंने जो एक्सप्लोर किया साइकिल पे, तो वो 5 ऐसा मिला कि टोटल 13 कंट्रीज इस बार कवर करके आया मैं। यस, करेक्ट। हेलो, बाय बाय। या थैंक यू अनिश, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।